कनेक्ट करना है इसको, इसी पे हमारी सारी क्रिमिनोलॉजी बेस्ड है। अगर आपने पिछला लेक्चर आपको याद हो तो उसमें हमने कहा था कि हम इसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं हर क्राइम और क्रिमिनल के लिए, जो हमने कहा था हम रिकमेंडेशंस लिखेंगे वो हम थ्योरीज से लिखेंगे। तो अगर आपको वो लेक्चर समझ आ गए तो उसको हम फिर इसके साथ अभी आगे लिंक करेंगे। हसीब, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास बेसिकली है क्या, ठीक है। उसकी मैंने डेफिनेशन ये जो यहाँ पे रखी है, एडविन सदरलैंड की डेफिनेशन है, जो कहते हैं कि in the school of thought is the system of thought which consists of integrated theory of causation of crime and of policies of controlled implied in the theory of causation। जैसे कि हमने क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन और प्रिवेंशन तीनों करती है, इसी तरह हर स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हमारे पास ये तीनों चीजें करता है अकॉर्डिंग टू इट्स आइडियोलॉजी। अगर सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है तो वो हमारे पास कॉजेशन ऑफ क्राइम बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर्स, और जो हमारे पास उसका कंट्रोल है वो भी हमारे पास सोशियोलॉजी के ही पर्सपेक्टिव से बताएगा। अगर एंड सेम गोज फॉर साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, आगे जो हम जितने स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम कर देता है, ठीक है, कॉजेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थ्योरी। जो हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारे पास हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं या हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं या हम किसी भी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्राइम की एक्सप्लेनेशन अपनी ही पर्सपेक्टिव से करेंगे, ठीक है, और क्रिमिनल बिहेवियर की। इसके अलावा वो हमारे पास जो सजेशंस हमें देंगे और जो हम फॉर द प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, वो भी हमारे पास अपनी उसी ही आइडियोलॉजी की बेसिस पे देंगे। साइकोलॉजी वाला हमें सोशियोलॉजी की एडवाइसेस नहीं दे सकता। तो ये बात है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल, which is very easy, I guess, इसकी explanation। अच्छा, हसीब प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। क्रिमिनोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ थॉट हमारे पास 3 है बेसिकली, ठीक है। बेसिक आपने याद रखना है कि हमारे पास तीन क्रिमिनोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक प्री क्लासिकल है, एक क्लासिकल है और एक पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। फिर हमारे पास पॉजिटिविस्ट में आगे सब डिविजन्स हैं, लेकिन हमारे पास बेसिकली हैं 3 स्कूल्स ऑफ थॉट। स्लाइड चेंज कर दें प्लीज। सबसे पहले है प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। मैंने डेवियंस में एक बताया था कि जो हमारे पास डेवियंस की जब हम स्लाइड्स पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि उसकी कुछ कॉजेज होंगी और उसके हमने थ्योरीज पढ़ी थी। एक उसमें ये था कि डिमोनिक पोजेशन वाला था। अगर किसी को याद हो तो कैन समबडी प्लीज रिपीट दैट? हेलो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मुझे बुक के पर्सपेक्टिव से याद है क्योंकि मैंने निर्मला की बुक पढ़ी है। तो उसमें वो ये लिखता है ना कि लिखती है, आई डोंट नो द जेंडर, तो वो उसने लिखा था कि जो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है ना, इट वाज लाइक बहुत पुराने टाइम की बात है कि जब वो लोग जो है ना क्राइम को जो है वो ऐसे इंटरप्रेट करते थे कि दिस पर्सन हैज डिमोनिक पोजेशन ओवर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि वो जो हरकतें कर रहा है इट इज ड्यू टू अ डिमोनिक पोजेशन, ठीक है। और उसके लिए जो सजा भी होती थी ना, इट वाज क्वाइट इरेशनल या आर्बिट्रेरी किस्म की सजा होती थी। तो ये जो था प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही था। इसमें जो मैंने अभी जो पैटर्न है, इसी पैटर्न से हमने सब स्कूल्स ऑफ थॉट को करना है। तो जिस तरह हमें क्राइम एंड वो जो क्रिमिनल्स का जो टॉपिक था उसमें हमने हेडिंग्स एक जैसी बनाई थी, इसी तरह इसमें भी है, ताकि हमारे पास आसानी हो जब हम पेपर के लिए पढ़ रहे हो, हमें सिर्फ हेडिंग्स भी याद हो तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, पर्पस इसका वही था जो अभी अरहमना ने आई गेस बताया कि पर्पस इसका यही था कि जब हमारे पास प्री क्लासिकल एरा वो था ना, जब हम
हमारे पास साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी साइंस में, तो लोग जो थे हर उस चीज को पूजना शुरू कर देते थे जो उनको ताकतवर लगती थी। फॉर एग्जाम्पल उनको लगा कि आग बहुत ताकतवर है क्योंकि वो हर चीज को जला देती है, तो हम इसकी इबादत करेंगे। लेकिन जब पानी को देखा कि वो तो आग को भी बुझा देता है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज्यादा पावरफुल है, हम इसकी इबादत करेंगे। इसी तरह उनको जो जो चीज पावरफुल लगती थी, बस उनको लगता था कि हम इसी, ये चीज जो है ये हमें रूल कर रही है और हमें इसी की इबादत करनी है। ठीक है, कोई साइंस कोई लॉजिक उस टाइम नहीं होती थी, सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे लोगों के, तो उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा होता था। तो उस टाइम में क्या होता था कि इस प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम हमारे पास ये थी कि मैन इज बाय नेचर इज सिंपल एंड हिज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सम सुपर पावर। अ मैन कमिट्स क्राइम ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्पिरिट्स। वो ये कहते थे कि अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम ये होती थी कि क्राइम वो बंदा कर रहा है, ही इज अ पपेट, मेरली अ पपेट, लेकिन जो क्राइम करवा रहा है वो कोई हमारे पास कोई सुपर पावर है, हमारे पास एक्सटर्नल स्पिरिट्स है जो कि उससे ये काम करवा रही है। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्राइम वो लोग किस चीज पे डालते थे? वो कहते थे कि क्राइम तो ठीक है, हमें पता है कि वो सुपर नेचुरल पावर ने किया है, लेकिन अकाउंटेबल इसके लिए वो जिस बंदे ने क्राइम किया होता था, जो क्रिमिनल होता था, वो उससे वो अकाउंटेबल उसको ठहराते थे उसके लिए। ठीक है, वो क्या कहते थे कि जो क्राइम है हमारे पास और क्रिमिनल, ये हमारे पास इस बात का एविडेंस है कि जो डेविल या जो डीमन है, या जो सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर, उसने इसको जो पोजेस किया हुआ है ना, तो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए अब हमें इसको कुछ देना होगा। वो हम वो क्या करते थे वो लोग के इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइसेस करते थे। ठीक है, और बहुत अजीब किस्म की सजाएं वो लोग देते थे, और वो इन अकॉर्डेंस टू क्राइम नहीं होती थी, वो बिल्कुल इरेशनल होती थी और वो बहुत इनह्यूमेन होती थी। ठीक है, ये यूरोप में इसके बहुत ज्यादा हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि उसमें ये लोग ना जेंडर को देखते थे, ना एज को देखते थे, ना नेचर ऑफ क्राइम को देखते थे, बस वो सिविरिटी ऑफ क्राइम उसको कुछ को नहीं देखते थे। बस अगर क्राइम हुआ है तो उन्होंने उसको सजा देनी थी, वो उनको जिंदा भी जला देते थे, उनको फ्लॉगिंग भी वो होती थी, या उनको बहुत बुरे तरीके से मारते थे। जैसे वो नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम आता था, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम भूल गए, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि डेथ मशीन्स, उसका इस टाइप का कुछ नाम था उसका। तो उसमें बहुत अजीब अजीब किस्म की सजाएं देती थी। तो वो ये प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ही था। इनको लगता था कि इनके पास जो ये पनिशमेंट्स ये लोग देते थे ना, ये बहुत ज्यादा सिवियर पनिशमेंट्स होती थी। और ये लोग ये लेते कहाँ से थे उसका आइडिया? रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से। लेकिन वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो थे ना, वो भी मतलब उनमें भी लोगों ने अपनी वो आसानी के लिए जो था, तो उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया था अपनी मर्जी की पनिशमेंट्स लाने के लिए। लेकिन फिर भी वो उसके लिए बहुत मुकदम होता था और उसी में से वो लोग सजाएं देते थे। अच्छा, फिर ये भी था कि ये सजाएं जो होती थी ना, मोस्टली ये होता था कि जो अपर क्लास होती थी उस टाइम के उमरा जो होते थे, उनके लिए सजाएं डिफरेंट होती थी। मतलब उनको छोटी मोटी सजा दे दी जाती थी या नहीं भी दे दी जाती थी, वो उनकी अपनी मर्जी होती थी। और जो ये रूथलेस किस्म की सजाएं होती थी, तो ये जो हमारे पास ये लोअर क्लास होती थी, तो ये उनके लिए होता था कि सख्त सजाएं उनको देते थे। इनको क्या लगता था, इनकी ये रिकमेंडेशन थी इस स्कूल ऑफ थॉट की, कि जो पनिशमेंट्स हम जितनी सिवियर देंगे उतनी हमारे पास क्राइम की डेटरेंस होगी। ठीक है, जितनी सजाएं हम सख्त देंगे, लोग और जुर्म नहीं करेंगे। ठीक है, कि हमें इसके लिए इतनी सख्त सजा मिल रही है, तो इससे हमारे पास सजाएं कम हो जाएंगी। लेकिन उसमें वो इतना आगे निकल गए थे कि वो सजाएं बिल्कुल बिल्कुल इनह्यूमन हो गई थी। और इसके लिए जो प्रोपोनेंट्स थे, यानी जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, जो इसको बढ़ावा दे रहे थे, वो रिलीजियस क्लेरिक्स जो थे हमारे पास, जो उनके रिलीजियस जो लीडर्स होते थे, स्पिरिचुअल लीडर्स, ये वो होते थे। ठीक है, प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास वो जमाना भी आता है, वो भी आता है। एक तो ये रिलीजियस स्क्रिप्चर से सजाएं वो प्रिस्क्राइब करते थे। एक ये भी था कि उस टाइम का जो हुक्मरान होता था, हुक्मरान वक्त जो होता था, अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स के बारे, उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में कोई बात कर देता था, या उस बात
बादशाह के बारे में कोई बात कर देता था तो उसको बहुत सख्त सजाएं दी जाती थी, जो बादशाह का दिल चाहता था वो उसको सजा दे देता था। बाज़ औक़ात तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनको किस चीज की सजा मिल रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते थे। ठीक है, ये था हमारे पास प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसकी समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन ना हो तो हम फिर आगे बढ़ें। हेलो, हाँ क्लियर है। जी जी आ रही है। ठीक है जी, सही है। अब हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या था हमारे पास कि जब हमारे पास इतना इरेशनल और वो दौर गुजर गया ना, तो अब ये जब स्कूल ऑफ थॉट था, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास उन सजाओं को रैशनलाइज करने की तरफ लोग आ गए। ठीक है, इसमें सोशल साइंसेस वाले लोग जो थे वो बहुत आगे आए। सोशियोलॉजिस्ट ने इसमें बड़ा काम किया, साइकोलॉजिस्ट ने बड़ा काम किया इसमें। तो इनका पर्पस क्या था स्कूल ऑफ थॉट का, कि इन्होंने सजाओं को रैशनलाइज कर दिया। हर मुजरिम को उसके जुर्म के मुताबिक सजा देनी शुरू हो गई। ठीक है, ये इन्होंने प्रिस्क्राइब किया। इनकी एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम हमारे पास ये थी कि क्राइम जो है वो कोई सुपरनैचुरल फोर्स की वजह से नहीं होता, ये एक वर्ल्डली फिनोमेना है। और ये जो कमिट करता है तो वो इस वजह से कमिट नहीं करता कि उसके ऊपर किसी और की पोजेशन थी और उसका अपना दिल नहीं था, लेकिन उसके ऊपर पोजेशन थी तो वो मजबूर था। नहीं, वो जो बंदा कमिट कर रहा है क्राइम, वो उसकी रैशनल चॉइस थी। अच्छा, अब रैशनल चॉइस क्या होती है हमारे पास? ये 4 फैक्टर्स हमारे पास इसको डिटरमिन करती है रैशनल चॉइस को। रैशनल चॉइस एक ऐसा डिसीजन है जिसमें हम जो क्रिमिनल है उसको अपने क्राइम की अंडरस्टैंडिंग भी है, उसको पता है कि मैं ये जो क्राइम कर रहा हूँ, ये जो काम कर रहा हूँ, ये क्राइम है। इसके अलावा उसको ये भी पता है, उसने जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्राइम का उसने कर लिया है, उसको कहते हैं रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो या कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, वो भी उसने क्राइम का कर लिया है कि अच्छा मुझे इसके लिए सजा भी मिल सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी उसने कर लिया है। उसने क्राइम के लिए अल्टरनेटिव्स भी ढूंढ लिए हैं उस क्राइम को कमिट करने के लिए। उसने वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी वो भी है उसके पास, कि अगर एक फेल हो गया तो मेरे पास दूसरा होगा। और इसके अलावा उसने की सिलेक्शन भी कर ली है, यानी उसने उस क्राइम को पूरे तरीके से प्लान किया है। उसका मेंस रिया जो था तो वो भी है, यानी गिल्टी माइंड भी है, और उसने फिर वो एक्शन जो वो क्राइम है वो कमिट भी किया, एक्टस रियस भी है उसमें। तो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, वो क्रिमिनल है क्योंकि उसने एक रैशनल चॉइस ली है ये। ठीक है, अब इसमें क्या कहते थे कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी ऑब्वियसली वो ऑफेंडर की ही होगी, उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, उसके ऊपर जो क्रिमिनल लॉ है वो लागू होगा। पनिशमेंट इनको क्या होती थी? अब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को रैशनल स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं क्योंकि इसने रैशनलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट में बहुत काम किया। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया कि पनिशमेंट्स इन्होंने कहा कि इन अकॉर्डिंग्स टू हम द क्राइम लेंगे। ठीक है, पनिशमेंट्स रिकमेंडेशन इनकी क्या थी हमारे पास के क्रिमिनल लॉ जो होगा उसको हम रैशनल बनाएंगे, और जो लॉज है उनको जो सोसाइटल नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग लेके आएंगे, ताकि वो हर किसी को समझने में भी आसानी हो और हर किसी को पता हो कि ये क्राइम मैंने जो ये मैं काम कर रहा हूँ मैं रैशनल, उसकी रैशनल चॉइस है। ऐसा ना हो कि उस बंदे को पता ना हो और उसने क्राइम कमिट कर लिया हो। इसके प्रोपोनेंट्स हमारे पास कौन थे? इसके प्रोपोनेंट्स हमारे पास जो थे तो वो इंटेलेक्चुअल्स थे ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। अब एज ऑफ एनलाइटनमेंट हमारे पास 17 to 19th सेंचुरी का टाइम है। इसमें हमारे पास ज्यादा काम सिज़ार लैम्ब्रोसो जेरेमी बेंथम और सिज़ार बेकेरिया ने किया था। ठीक है, अब सिज़ार बेकेरिया और जेरेमी बेंथम के बारे में आप ऐसे कर लें कि इनकी बुक्स के 2-3 नाम जो है वो अपने पास नोट कर लें, मतलब आप इंटरनेट पे सर्च करके वो अपने पास नोट कर लें, टाइटल्स इनको क्या मिले थे वो देख लें, और बिल्कुल 2-3 लाइंस में इनका इंट्रो, कि अगर जब आपको इसमें कोई कुछ एडिशन करनी हो या पेपर में आ जाए तो आपको इतना पता हो कि अच्छा इसने ये 2-3 बुक्स लिखी थी, तो उसका अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ता है। ये हमें सर आफ्ताब ने बताया था तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए। अच्छा, इसमें सिज़ार बेकेरिया का एक वो था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
वो इन स्लाइड्स में तो नहीं है, लेकिन वो मैंने एक ऑनलाइन आर्टिकल ढूंढा था, वो मैं आपके साथ खैर फिर शेयर कर लूंगी। तो सेजार बिकेरिया के जो प्रिंसिपल्स थे उसमें ये था कि जो हमारे पास क्राइम है ना, वो एक इंजरी है सोसाइटी के लिए। क्राइम इज एन इंजरी टू द सोसाइटी एंड द ओनली रैशनल मेजर ऑफ क्राइम इज द एक्सटेंट ऑफ इंजरी। हम ये तो कह रहे हैं कि हमने जो सजाएं हैं उनको रैशनलाइज करना है इन अकॉर्डेंस टू द क्राइम, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सिवियरिटी ऑफ क्राइम क्या है? तो सिवियरिटी ऑफ क्राइम हमारे पास वो बताएगा कि उसने कितने एक्सटेंट तक सोसाइटी को डैमेज किया है। तो क्राइम इज एन इंजरी टू सोसाइटी एंड ओनली रैशनल मेजर ऑफ क्राइम इज द एक्सटेंट ऑफ इंजरी। ठीक है, इसके अलावा इनके और भी प्रिंसिपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, एक ये था कि इनका एक प्रिंसिपल ये था कि क्राइम प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पनिशमेंट। इसके अलावा और ये था कि imprisonment should be widely used but prison conditions should be improved through better physical quarters and by separating and classifying inmates as to age, जेंडर एंड क्रिमिनल हिस्ट्री। इन्होंने जो था तो एक तो सजाओं को जो था इन अकॉर्डेंस टू क्राइम भी किया, और फिर ये भी था कि जो रह रहे हैं तो उन पे जो उन क्रिमिनल्स हैं उनके लिए भी वो प्रिजन्स रिहैब सेंटर्स बना दें। ये ना हो कि बस कॉर्पोरल पनिशमेंट्स उसमें हो और बहुत ही कोई फजूल किस्म का वो कि उसका कोई फायदा ही हमारे पास ना हो। ठीक है, आपको समझ आ रही है सबको? यस, क्लियर है। हाँ जी, समझ आ रही है। चलो ठीक है। हसीब प्लीज नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद आता है पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। एक हमने प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा जो कि हमारे पास बिल्कुल एंशिएंट एरास का था। फिर पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें हम रैशनलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट्स की तरफ आए। अब इसके बाद पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट आया। ठीक है, पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट को हम डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, क्रिमिनोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, और मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी टर्म को वो पेपर में यूज कर सकते हैं, तो आ जाए तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये इसी एक चीज का नाम है। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है हमारे पास कि एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर अलोंग डिफरेंट डायमेंशंस। एक ने तो हमें बता दिया कि वो सुपरनैचुरल पावर्स की तरफ है, दूसरे का पर्पस ये था कि ये हमारे पास रैशनल, इसके लिए हमने पनिशमेंट्स देनी है। अब पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट का जो था हमारे पास पर्पस ये था कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होता है, तो हम उसको डिफरेंट डायमेंशंस में देखेंगे और फिर उसके ऊपर हम देखेंगे कि उसकी कॉजेस क्या है और इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम जो था तो वो यही था कि क्राइम इज डिटरमिन्ड बाय फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ पर्सन्स ओन विल। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था उसमें हमने कहा था कि ये उस ऑफेंडर की रैशनल चॉइस है, लेकिन अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि बंदे के कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो उस बंदे को इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ वो जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्राइम हमारे पास इसमें किस पे आती है? ये कहता है कि जो डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर्स हैं हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबल है क्राइम के लिए। अगर हम उनको ठीक करेंगे तो हमारे पास क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। अब जो पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है इसमें हमारे पास फर्दर 3 और सब ब्रांचेस हैं। एक बायोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट या बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म है, एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिविज्म है और एक सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म है। ठीक है, पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट में 3 सब ब्रांचेस हैं, बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म, साइकोलॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म। अब हम क्राइम के जो कॉजेस हैं वो उनको हम इन 3 पर्सपेक्टिव्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हसीब प्लीज स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा, बायोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एनी रफ आइडिया कि इसमें क्या होगा? बायोलॉजिकल में ना आपके पास एक्चुअली ये जो इनबॉर्न आता है ना क्रिमिनल की जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो डिफाइन कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल इश्यूज होंगे
न्यूरोट्रांसमीटर इश्यूज होंगे, हार्मोनस इश्यूज होंगे, डाइट कंसर्न होंगे, अडॉप्शन प्रोस्पेक्टिव को डिस्कस करेगा। ये जो इसके रिलेटेड बायोकेमिकल थ्योरी होंगी जो इसके रिलेटेड होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में। हाँ हाँ जी बिल्कुल यही है। अब इसमें जो है तो हमने क्या करना है कि पर्पस आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसका पर्पस हमारे पास यही है। जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में हमने जितने भी स्कूल ऑफ थॉट पढ़ने हैं ना, उसमें बस हमारे पास पर्पस एक ही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है हमारे पास कि क्रिमिनलिटी इज इनहेरिटेड एंड क्रिमिनल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस और डिफेक्ट्स। बायोलॉजिकल में हमारे पास यही होता है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं कि क्रिमिनलिटी इसमें ड्यू टू बायोलॉजिकल सर्टेन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट अपीयरेंसेस हो सकती हैं, डिफरेंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या थी, हमने पॉजिटिव जो इसकी मेजर ब्रांच है क्रिमिनोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ थॉट की, उसमें हमने कहा जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है कि इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर्स हैं। तो अब बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिबल कौन से क्या चीजें होंगी, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, वो हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हसीब स्लाइड चेंज की प्लीज। अच्छा, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में। ठीक है, ठीक है। अब इसमें इन थ्योरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी हमारे पास पहले स्टडीज होती थी। ठीक है, तो स्टडीज जो हुई थी जो एंशिएंट टाइम्स में हुई थी, तो उसमें एक फिजियोग्नोमिस्ट करते थे और एक फ्रीनोलॉजिस्ट करते थे। ठीक है, तो फिजियोग्नोमिस्ट वो होते हैं ना कि जो हमारे पास फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, फेशियल फीचर्स से उससे वो जज करते हैं कैरेक्टर को। तो ये दोनों प्रैक्टिसेस तो अब इन पे कोई इतना यकीन नहीं करता, लेकिन बैक इन टाइम्स जब हमारे पास और मेजर्स नहीं थे तो ये चीजें कैसे डिटरमिन, तो देखते थे उसका नोज का शेप देखते थे, बंदा कैसे जो इनके ये बंदा जो है एंटी सोशल बिहेवियर था। और फ्रीनोलॉजिस्ट जो थे तो उनमें ये था कि वो ऐसे स्टडी करते थे ना कि शेप ऑफ स्कल, जो स्कल्स हैं हमारे, उनको हमारे नहीं मतलब लोगों के, वो उसके ऊपर बम्प्स देखते थे कि अगर वो उसको देख के डिटरमिन करते थे कि हमारे पास क्रिमिनल है या नहीं। अब वो कैसे डिटरमिन करते थे कि स्कल के ऊपर, स्कल की जो बोन है, ठीक है, वो क्या कहते थे कि उसके ऊपर बम्प्स वो बहुत उभरा हुआ सा हो, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिवली फंक्शन कर रहा था। उस फंक्शन की वजह से ये था कि ये जो बोन्स था इसके ऊपर प्रेशर पड़ता था और ये जो था तो ये ग्रोथ इनकी ज्यादा हुई थी। ठीक है, तो इस बेसिस पे वो कहते थे कि ये क्रिमिनल थे क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा, इनका ब्रेन एक्टिवली फंक्शन करता था और ये क्रिमिनल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। ये चीजें फिर रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि इस तरह तो बहुत से लोग होते हैं जिनका ब्रेन एक्टिवली फंक्शन करता है, तो जरूरी नहीं कि हर बंदा क्रिमिनल हो, और ऐसे भी लोग हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं लेकिन उनका ब्रेन इतना एक्टिवली फंक्शन नहीं करता, वो हम आगे उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अभी मेरे ख्याल में कितना टाइम रह गया, चलें इसको पूरा कर लेते हैं। अगर इन 7 मिनट्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, तो नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें। क्लियर है? क्लियर है, चले ठीक है। हसीब ये पिछली स्लाइड लगा दें प्लीज। अच्छा, अब इसमें पहली थ्योरी जो है बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म में, तो ये सिजार लेम्ब्रोजो की है। सिजार लेम्ब्रोजो का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, अच्छा, ये क्या कहता है कि क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास एटाविस्टिक या सेवेज होते हैं। ठीक है, एटाविस्टिक क्या होते हैं हमारे पास, किसी को पता है? एनीवन? ये बहुत ज्यादा वायलेंट की फॉर्म में नहीं आ जाएगा, मतलब जालिम किस्म के लोग, आई गेस।
बिल्कुल सही है। यही है कि वो लोग जो देखने में बड़े अजीब से लगते हैं, नागवार से हमें गुजरते हैं, बस यही है, ठीक है, जिनके बहुत एनिमलिस्टिक फीचर्स हों, सेवेज हों, एनिमलिस्टिक फीचर्स हों उनके, ठीक है। अच्छा, अब सिज़ार लम्ब्रोजो का कहना था कि ये जो क्रिमिनल्स हैं उसमें हमारे पास बिल्कुल एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस थीसिस को उसने सपोर्ट किया था डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से, व्हिच आई अज्यूम कि आप सबको क्लियर होगी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो उससे उसने उसको कनेक्ट किया और उससे सपोर्ट किया कि जो क्रिमिनल्स हैं वो हमारे पास अंडर डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, और इनमें एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। पहले तो उसने ये कहा, ठीक है, उसने ये कैसे उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। ये सिज़ार लम्ब्रोसो बेसिकली ही वाज एन इटालियन फिजिशियन। तो इसने क्या किया था कि 400 प्रिजनर्स के जो थे प्रिजनर्स लिए और 400 जो थे आर्मी सोल्जर्स थे उसके पास, ठीक है, उनको उसने कंपेयर किया। फिर उस स्टडी के बाद उसने ये प्रपोज किया कि जो क्रिमिनल्स थे उनमें उनके ठीक है, या उसके फॉरहेड्स थे, प्रोमिनेंट जॉज थे, चीक बोन्स उनकी प्रोमिनेंट थी, ठीक है, उनके जो कान थे वो ऐसे प्रोट्रूडिंग थे, ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए थे, एक्सेसिव हेयरीनेस थी और एंड अनयूजुअली लॉन्ग आर्म्स, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये जो सारे फीचर्स थे ना, ये बहुत एनिमलिस्टिक से फीचर्स थे, और ये जो थे तो ये क्रिमिनल्स में थे, जो 400 प्रिजनर्स थे उनमें उसने कहा कि ये थे, ठीक है। लेकिन इसकी थ्योरी में फ्लॉस क्या थे, उसमें ये फ्लॉ था कि अच्छा आप बता दो उसमें क्या फ्लॉ था। हेलो, क्वेश्चन काइंडली रिपीट करें। उसने 400 प्रिजनर्स और 400 आर्मी सोल्जर्स को कंपेयर किया, ठीक है, और उनके फिजिकल फीचर्स में उसने कहा कि जो क्रिमिनल्स थे उनमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे उनके, ठीक है, फोरहेड्स उनके ऐसे थे, प्रोमिनेंट उनके जॉज थे, ये चीजें थी। तो उसमें मतलब इस अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई ऐसी स्टडी वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या फ्लॉ हो सकता है? रिसर्च हो रही है ना, तो उसमें आप कैसा? बहुत स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप पे डिसीजन कर रहे, 400 पीपल पे आप एक डिसीजन नहीं हम्म दे सकते। तो मेरे ख्याल में आपके पास जो हम्म, डाटा है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा बड़ी डिसीजन कर रहे हो। तो एक तो ये फ्लॉ होगा, बिल्कुल आगे और भी हो सकते हैं, मुझे एक ये लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक ये फ्लॉ है, और एक फ्लॉ इसमें हमारे पास ये है कि वो जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट मतलब वो ये रिसर्च वो अपना कैरी आउट कर रहा था, तो वो लोग जो थे तो वो उसको पता था कि ये तो क्रिमिनल्स हैं, दे वर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स, ठीक है, और उसको ये भी पता था कि आर्मी सोल्जर्स हैं। अब ऐसे भी तो क्रिमिनल्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि क्रिमिनल्स हैं, तो क्या उनमें भी हमें ये फीचर्स नजर आ जाएंगे? तो उसमें ये मसला था कि ये बातें उसकी गलत थी, इसमें ये फ्लॉ आ गया था उसका। और ये हमारे पास उन्होंने कहा कि कोई पैरामीटर नहीं है इसको डिफाइन करने का कि ये क्रिमिनल है और ये क्रिमिनल नहीं है, ये कोई डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया नहीं है। इसको फिर बाद में जो सिज़ार लम्ब्रोसो था उसने खुद भी इसको डिस्कार्ड कर दिया था, इस अपने डिस्काउंट कर दिया था इसको, अपनी इस थ्योरी को। और उसने इसको कहा था कि ये हम इसको एक्सटेंड कर दिया था टू सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ क्रिमिनल्स, कि हो सकता है कि जिन पे मैं ये रिसर्च कंडक्ट कर रहा था, जब मैं ये कंपैरिजन कर रहा था, तो उनमें से बहुत से लोग अंडर डेवलप्ड इसलिए भी थे क्योंकि वो माल नरिश थे, और वो गरीबी की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो ऐसे थे। तो इसके ये उसने फिर अपनी इस थ्योरी को जो था तो वो डिस्काउंट कर दिया था। मैं दूसरा सेशन स्टार्ट कर देती हूँ, अगर आप कहें तो ब्रेक ले लेंगे, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। 5 मिनट्स का डायरेक्टली स्टार्ट करें काइंडली। ब्रेक लेना चाहते हैं? जी, वो 5 मिनट्स का ले लेते हैं, फिर दोबारा दूसरा चले सेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं। 8:11 है, 8:22 पे फिर हम दोबारा क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, गुड गुड। ठीक है।
चले जी 8:22 पे फिर हम दोबारा क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मैम जी ये आखिर में आपने क्या बोले, काइंडली रिपीट कर सकती है आप? मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट इश्यूज है। अच्छा, मैंने ये कहा कि सिज़र लैम्ब्रोज़ो जो था उसने कहा प्लस जो कि मैम उसने आपने बात की है वो आर्मी वाले और जो मतलब क्रिमिनल्स थे वहां से प्लीज। जी अच्छा ठीक है, उसने ऐसे किया था कि सिज़र लैम्ब्रोज़ो ने एक स्टडी की, ठीक है, स्टडी कंडक्ट की उसने। उसने क्या किया कि उसने 400 प्रिजनर्स को लिया और 400 आर्मी सोल्जर्स को लिया, ठीक है, और उनको कंट्रोल किया, उनको कंपेयर किया। कंपैरिजन जब उसने किया तो उसने उसके पास रिजल्ट्स ये आए कि जो क्रिमिनल्स थे, जो प्रिजनर्स थे, उनके फिजिकल फीचर्स जो थे वो बहुत डिफरेंट थे जो कि नॉन क्रिमिनल्स थे, यानी जो सोल्जर्स थे। अब क्या क्या उसने कहा कि फीचर्स थे कि उसको लगा कि उनके फोरहेड्स जो थे वो लो थे, उनके प्रोमिनेंट जॉज थे, उनके लंबे लंबे हाथ थे, और उनके प्रोट्रूडिंग ईयर्स थे, मतलब उनके कान ऐसे निकले हुए थे, उनकी एक्सेसिव हेयरीनेस थी। तो वो कह रहा था कि इनके जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत एनिमल लाइक थे, एनिमलिस्टिक कैरेक्टर्स थे उसके, ठीक है, जेनेटिकली वो एबनॉर्मल थे। उस सिज़र लैम्ब्रोज़ो का ये कहना था। लेकिन ये स्टडी जो थी तो उसको उसने बाद में खुद ही उसने कहा कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि